आज हम 2026 के केंद्रीय बजट का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर पिछला बजट मतलब 2025 का बजट इनकम टैक्स में भारी कटौती के लिए याद किया जाता है, तो 2026 का बजट बिल्कुल अलग महसूस होता है। कोई एक बिग बैंग घोषणा नहीं है जो हर टीवी चैनल की हेडलाइन बन जाए। बिल्कुल, इस बार ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक ही जगह पर अपना सारा दांव लगा दिया हो। पिछले साल की तरह कोई एक बड़ी चमचमाती घोषणा नहीं है। सही कहा। इसके बजाय हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार ने एक स्कैटर शॉट तरीका अपनाया है, यानी कई अलग अलग दिशाओं में छोटे छोटे कदम उठाए हैं। लेकिन क्या ये स्कैटर शॉट अप्रोच एक मजबूती है या कमजोरी? आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि क्या ये छोटे छोटे कदम मिलकर कोई बड़ी तस्वीर बनाते हैं, और क्या ये रणनीति मौजूदा ग्लोबल अनिश्चितताओं के लिए सही जवाब है। ये सवाल बहुत अहम है और इस दृष्टिकोण का एक बड़ा कारण उस माहौल में छुपा है जिसमें यह बजट पेश किया गया है। देखिए, दुनिया भर में भू राजनीतिक और भू आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के साथ व्यापारिक तनाव फिर से बढ़ गए हैं। खासकर भारत के उन सामानों पर भारी टैरिफ लगे हैं जिनमें ज्यादा मजदूर लगते हैं, और चीन के साथ तो तनाव बना ही हुआ है। मतलब माहौल पहले से ही काफी अस्थिर और अनिश्चित है। हाँ बिल्कुल, ऐसे में सरकार की सोच शायद ये रही है कि किसी एक बड़ी घोषणा से बाजार में और ज्यादा उथल पुथल मचाने के बजाय कई अलग अलग क्षेत्रों की नींव को चुपचाप मजबूत किया जाए। ये एक तरह से मतलब तूफान में जहाज को सीधा रखने की कोशिश है, ना कि उसे और तेज चलाने की। ये एक सधा हुआ लेकिन सतर्क कदम लगता है। ठीक है, तो इस सतर्क रणनीति का सबसे बड़ा फोकस कहाँ देख रहा है? हमारे स्रोतों के हिसाब से तो सारा जोर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। ऐसा लगता है कि मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट देने की कोशिश हो रही है। हाँ, फोकस बहुत साफ है। बजट में 7 खास क्षेत्रों को चुना गया है: बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्लभ खनिज, रसायन, पूंजीगत सामान और कपड़ा। सरकार इन पर बड़ा दांव लगा रही है। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ में आता है, इस पे तो पहले से बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र हैं यहाँ सरकार की पिछली पीएलआई योजनाएं सफल रही हैं। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए पैसा बढ़ाया है। एक मिनट, इस लिस्ट में बायोफार्मा भी है। ये दिलचस्प है। आमतौर पर जब भी मेक इन इंडिया की बात होती है तो सबका ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफेंस पर जाता है। बायोफार्मा पर इतना बड़ा दाव क्यों? ये एक बहुत ही सोचा समझा दाव है। बायोफार्मा शक्ति नाम की एक नई योजना की घोषणा हुई है, जिसमें अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। इसका लक्ष्य भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, भारत पहले से ही दवा निर्माण में एक बड़ी ताकत है, और दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण, ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर अमेरिका के नए टैरिफ का कोई असर नहीं है, तो ये एक सुरक्षित दाव भी है। यहाँ ये बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। चीन पर निर्भरता कम करने की बात तो हर बजट में होती है। क्या इस बार इसके लिए कोई ठोस उपाय है? मैंने दुर्लभ खनिजों के लिए एक खास कॉरिडोर की घोषणा के बारे में पढ़ा। हाँ, और ये बहुत अहम है। आज हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मिसाइलों तक सब में दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, और इस मामले में भारत लगभग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। इसी चुनौती से निपटने के लिए बजट में एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का प्रस्ताव है, जो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरेगा। ओके। मकसद है कि इन खनिजों की माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च सब कुछ एक ही जगह पर हो, ताकि चीन पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और उन छोटे उद्योगों का क्या, जो अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जैसे कपड़ा या लेदर इंडस्ट्री? उनके लिए चैंपियन एमएसएमईज बनाने की बात कही गई है। एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योग। ओके। ये जरूरी है क्योंकि भारत के कुल निर्यात में इनका हिस्सा लगभग 48.6% है। सरकार ने इन्हें मतलब इक्विटी, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल सपोर्ट देने का वादा किया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इन योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है? क्या आम आदमी के टैक्स में कोई बदलाव हुआ है? इस साल टैक्स के मोर्चे पर पूरी तरह शांति है। 2025 में आम लोगों को और 2019 में कॉर्पोरेट को बड़ी टैक्स छूट मिली थी, इसलिए इस बार कोई बड़ी राहत नहीं है। असल कहानी खर्च की तरफ है, और खासकर पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स पर। कैपेक्स, ये शब्द हम हर बजट में सुनते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? कैपेक्स यानी वो पैसा जो सरकार सड़कें, पोर्ट्स, रेलवेज जैसी लंबी चलने वाली संपत्ति बनाने पर खर्च करती है।
सोच ये है कि जब सरकार इतना बड़ा निवेश करती है तो ये अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकता है, लोगों को रोजगार मिलता है और निजी कंपनियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस साल सरकार ने कैपेक्स का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा है, जो हमारी जीडीपी का 4.4% है। ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। 12.2 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन क्या सरकार अपने खर्च के लक्ष्य को पूरा कर भी पाती है? अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो क्या ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य सच में हासिल हो पाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और पिछला रिकॉर्ड थोड़ी चिंता पैदा करता है। अगर हम पिछले साल यानी 2025-26 के आंकड़ों को देखें तो केंद्र ने अपने कैपेक्स के लक्ष्य को पूरा नहीं किया था। बजट में 11.2 लाख करोड़ का अनुमान था, लेकिन साल के अंत में संशोधित अनुमान सिर्फ 10.9 लाख करोड़ ही रहा। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है ना, सामाजिक योजनाओं में भी यही हाल था। बिल्कुल, कई जरूरी सामाजिक योजनाओं का संशोधित अनुमान भी बजट अनुमान से काफी कम रहा। तो घोषणा करना एक बात है और जमीन पर उसे लागू करके पूरा पैसा सही जगह पहुंचाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो इन सब का कुल मिलाकर सरकार के अपने बही खाते यानी राजकोषीय घाटे पर क्या असर पड़ रहा है? हैरानी की बात है कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के अपने रास्ते पर बनी हुई है। 2026-27 के लिए इसे जीडीपी के 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ी कमी है। इसे एक समझदारी भरा कदम माना जा रहा है, लेकिन असली बहस इस बात पर है कि घाटे में ये मामूली कमी हासिल करने के लिए कीमत कौन चुका रहा है। यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, नए कॉरिडोर, चैंपियन एमएसएमईज, लाखों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, लेकिन हमारे स्रोत एक दूसरी ज्यादा चिंताजनक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जो इन बड़ी घोषणाओं के पीछे छिपी है। बिल्कुल, और ये तस्वीर शहरी भारत और सामाजिक क्षेत्र की है। सबसे बड़ी चिंता शहरी विकास को लेकर है। शहरों के विकास के लिए जो टोटल केंद्रीय बजट था, उसमें सीधे सीधे 11.6% की भारी कटौती कर दी गई है। ये करीब 11,000 करोड़ रुपए बनता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 11,000 करोड़ की कटौती, इसका असर किन योजनाओं पर पड़ा है? असर प्रमुख योजनाओं पर सीधे तौर पर पड़ा है। शहरी आवास योजना यानी पीएमएयू अर्बन में कटौती है। अमृत योजना जो शहरों में पानी और सीवरेज के लिए है, उसमें 20% की कटौती की गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात स्वच्छ भारत मिशन शहरी में है। रुकिए, स्वच्छ भारत मिशन, उसमें क्या हुआ? उसमें आवंटन सीधे 50% घटा दिया गया है। 5,000 करोड़ रुपए से सीधा 2,500 करोड़। 50% की कटौती, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है? मतलब क्या सरकार मान रही है कि मिशन पूरा हो गया है या फिर ये सिर्फ फंड्स की कमी का मामला है? स्रोतों में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है और यही चिंता की बात है। ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और इसी घटते बजट के भीतर एक और विरोधाभास है। मेट्रो रेल परियोजनाएं अब भी शहरी बजट पर हावी हैं। कुल शहरी खर्च का लगभग 33.6% यानी 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा अकेले मेट्रो पर जा रहा है। तो एक तरफ हम शहरों को साफ रखने और पानी, सीवरेज जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बजट आधा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी बजट का एक बड़ा हिस्सा मेट्रो पर खर्च कर रहे हैं। यही तो आलोचक कह रहे हैं। वे इसे प्राथमिकताओं का एक असंतुलन बता रहे हैं। मेट्रो महत्वपूर्ण है, लेकिन वे बसों, पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसी साधनों की कीमत पर नहीं आ सकती, जिनका उपयोग आज भी ज्यादातर शहरी भारतीय करते हैं। और सामाजिक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या? वहाँ क्या तस्वीर है? वहां भी कहानी लगभग वैसी ही है। स्वास्थ्य के बजट में 6.4% और शिक्षा में 8.3% की मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये सिर्फ नाम की बढ़ोतरी है। अगर हम आज की महंगाई दर को इसमें से घटा दें तो ये असल में बजट में एक गिरावट है। और यहाँ भी पिछले साल जो आवंटित किया गया था वो भी पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ। हमारे एक स्रोत में एक और गहरे चलन की बात की गई है कि कल्याणकारी योजनाओं का बोझ धीरे धीरे राज्यों पर डाला जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार नीतियां बना रही है, बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रही है, लेकिन उन्हें पूरा करने की वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों की ओर खिसका रही है। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार ने एक शानदार पार्टी का मेन्यू तो तय कर दिया है, लेकिन बिल राज्यों को भरने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या ये रणनीति काम करेगी? कुछ विश्लेषक इसे वही पुरानी सोच कह रहे हैं। हाँ, एक विश्लेषक इसे सप्लाई साइड की सोच कहता है। मतलब सरकार का मानना है कि अगर हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे तो अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। लेकिन आलोचक क्या कह रहे हैं? आलोचक कह रहे हैं कि आप सामान तो बना लेंगे, लेकिन अगर लोगों के पास उसे खरीदने की क्रय शक्ति ही नहीं है तो क्या होगा?
ये बजट घरेलू मांग और रोजगार पैदा करने की चुनौती को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2025 में टैक्स पेयर्स को खुश करने की जो बड़ी कोशिश की गई थी, उसका सीधा नतीजा 2026 में सामाजिक योजनाओं पर कैंची चलने के रूप में सामने आया है? यह एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है जो हमारे स्रोत बना रहे हैं। पिछले बजट की सबसे बड़ी सीख यही थी कि 2025 में दी गई बड़ी इनकम टैक्स छूट ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई अनुमान से बहुत कम रही। इस भारी कमी की भरपाई के लिए सरकार को अंततः कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में ही खर्च में कटौती करनी पड़ी। कुछ लोगों का तर्क है कि अगर पुरानी रणनीतियां काम नहीं कर रही हैं, तो सरकार को कुछ नया सोचना चाहिए था। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसा बजट है जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बहुत सतर्क है। ये घरेलू विनिर्माण और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा साहसिक दाव लगा रहा है। हाँ, लेकिन ये कुछ बहुत कठिन और शायद विवादास्पद विकल्प भी चुन रहा है, जिसमें शहरी विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। तो यहाँ एक बुनियादी तनाव दिखता है। एक तरफ आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जैसे लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्य हैं, और दूसरी तरफ शहरी सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसी तत्काल जरूरतें हैं। ये बजट स्पष्ट रूप से पहले को प्राथमिकता देता है और इसकी सफलता पूरी तरह से इसके अमल पर निर्भर करेगी, जो जैसा हमने देखा अतीत में एक बड़ी चुनौती रही है। तो हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचार, ये बजट अपने औद्योगिक कोर को मजबूत करके एक अधिक आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और यहीं पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। नई हाईटेक इंडस्ट्री और चमचमाते इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इस दौड़ में क्या बजट उस नींव को ही नजरअंदाज कर रहा है जिस पर यह पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है? यानी इसके बढ़ते शहरों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनका जीवन स्तर। आने वाले साल के लिए असली संतुलन इसी में साधना होगा।